सरकार बता रही थी कि देखिए मेरे पास सरकार बनाने के इतने लोग समर्थन में हैं, 270 लोग हैं, ठीक है। सरकार एक तरफ जितना चिल्ला रहे थे तो सरकार के पास 250 ही बची। तो सरकार ने अपने विश्वास को जब खो दिया तो उसी को क्या कहा गया, अविश्वास कहा गया। मतलब कहने का मतलब ये है कि जिसने विश्वास को खोया उसे अविश्वास कहा गया, तो उसी को अविश्वास प्रस्ताव कहा गया। और विपक्षी पार्टी क्या कर रही है, लोकसभा में इसको लेकर आई और सरकार को बता दी भैया तुम्हारे पास मेजोरिटी नहीं है, इसलिए तुम क्या कर दीजिए, प्रधानमंत्री और आपके साथ जो मंत्रिपरिषद है आप सभी लोग क्या कर दीजिए, अपना इस्तीफा दे दीजिए, यानी कि अपना त्याग पत्र दे दीजिए। मुझे नहीं लगता है कि अब आप लोगों को मेरी बातें समझ में ना आई हो। मुझे लगता है कि मैंने आप लोगों को जो समझाया है वो सारी बातें अच्छे समझ में आ गई होंगी। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन कहां पर लाया जाता है, तो केवल लोकसभा में लाया जाता है, ये बातें ध्यान रखिएगा। किस आर्टिकल के थ्रू लाया जाता है, तो आर्टिकल 75 के थ्रू लाया जाता है, यानी 75 के थ्रू लाया जाता है। कब लाया जाता है, जब विपक्षी पार्टी को लगता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है, तब लाया जाता है। और इसको लाने के लिए विपक्षी पार्टियों के पास कितने सांसदों को समर्थन जरूरी है, तो 50 सांसदों के समर्थन जरूरी है। अब मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को ना समझ में आया हो। और पहली बार अविश्वास प्रस्ताव जो लाया गया था वो 22 अगस्त 1963 को लाया गया था। तो पहली बार जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था वो लाया गया था 22 अगस्त 1963 को अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। और किसके खिलाफ लाया गया था, तो भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इनके खिलाफ यह अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था दोस्तों। और वे कौन लेकर आए थे, तो आचार्य जेबी कृपलानी की बात करते हैं तो ये वही लेकर आए थे। तो ध्यान रखिएगा, आचार्य जेबी कृपलानी ने क्या किया था कि पहली बार जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके खिलाफ यह प्रस्ताव वे लाए थे। लेकिन क्यों लाए थे, आपके मन में ये चल रहा होगा ना, आखिर लाया क्यों गया था। देखिए मैं आपको बता देता हूं, मेजोरिटी की बात करते हैं, लेकिन क्या है, एक कारण था जो ठोस कारण था। वो ठोस कारण ये था कि भारत और चाइना का युद्ध हुआ था। ये जो चाइना है ना, इसने हमारे साथ विश्वासघात किया था। जब भारत के पहले राष्ट्रपति हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे ना, तो उन्होंने क्या किया था, भारत और चाइना के संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत चाइना मतलब भारत और भारतीय चीनी भाई भाई का नारा लगा रहे थे। लेकिन चीनियों ने क्या किया, हमारे साथ विश्वासघात कर लिया और उन्होंने क्या कर दिया, धोखे से हम पर आक्रमण कर दिया और जिसके वजह से हमें हार झेलने पड़ी। तो 1962 में क्या हुआ, भारत चाइना का युद्ध हुआ था। तो उसी समय एक तरह से जेबी कृपलानी की बात करते हैं, उन्हें लगा कि एक तरह से यदि आप देखें तो सरकार के पास हो सकता है मेजोरिटी ना हो दोस्तों। तो पहली बार कब लाया गया था, 22 अगस्त 1963 को। वैसे इतना डीप तो पूछा नहीं जाएगा, ठीक है, लेकिन अगर पूछा गया तो केवल आपका ही सही होगा। जो लोग हमारे साथ वीडियो को देख रहे हैं, यानी कि हमारे साथ क्लास को ले रहे हैं, उन्हीं का यह प्रश्न सही होगा, बाकी किसी छात्र का सही नहीं होगा। क्योंकि आप भारत के किसी भी यूट्यूब चैनल पर चले जाइएगा, कोई इतना डीप पढ़ा ही नहीं रहा होगा, बस सब फटाफट लगे होंगे, सब एक एक चीजों को वैसे ऊपर से लेकर जाते रहे होंगे, ठीक है। देखिए मैं आपको ज्यादा टॉपिक नहीं कवर कराऊंगा, लेकिन हाँ 50 से 60 टॉपिक ऐसा कवर करा दूंगा ना कि वहां से ही घूम घुमाकर अगर आप देखें तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहां से आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे। मैं कहता हूं कि अगर 37 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं ना, 37 में अगर आपने 30 हमारे बताए हुए कर लिया ना, मैं गारंटी लेता हूं कि आपको कोई बाहर नहीं कर पाएगा। और मैं जितनी शिद्दत के साथ आपको पढ़ा रहा हूं, ये मान के चलिए जहां से आपके प्रश्न गलत भी नहीं होंगे। और ये मान के चलिए 30 में आपको 37 में से 30 लाने से कोई नहीं रोक सकता, यदि आप लोगों ने पूरी क्लास को अच्छे तरीके से फॉलो कर लिया। एक और बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आप लोगों ने हमें थोड़ा सा सपोर्ट दे दिया और लगातार आप लोगों ने चैनल को शेयर कर दिया और लगातार लोगों ने सब्सक्राइब करना शुरू कर दिया और अपना प्रोत्साहन लिखना शुरू कर दिया, तो मैं गारंटी लेता हूं कि पूरे यूट्यूब पर धूम मचा दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपया नहीं लूंगा, बस पूरी तैयारी आपको मैं अच्छे से करवा दूंगा। चलिए अब आइए हम बात करते हैं इसी के साथ एक अगले टॉपिक पर,
तो अगला टॉपिक हमारा है संसद के सत्र के बारे में हम जान लेते हैं, यानी सेशन के बारे में जान लेते हैं, पार्लियामेंट के सेशन के बारे में। देखिए, पार्लियामेंट के सेशन की बात करते हैं दोस्तों, तो भारत में संसद के 3 सत्र होते हैं, यानी कि पार्लियामेंट के 3 सेशन होते हैं। एक तो पहले सेशन की बात करते हैं तो बजट सेशन की बात की जाती है, तो जिसे अंग्रेजी में भी बजट सेशन कहा जाता है। और दूसरे सेशन की बात करते हैं तो मानसून सत्र है, तो जिसे मानसून सेशन कहा जाता है। और तीसरी बात करते हैं तो शीतकालीन सत्र है, तो शीतकालीन को क्या कहा जाता है, विंटर सेशन कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, संसद के 3 सत्र होते हैं। पहला सत्र कौन सा होता है, बजट सत्र होता है। दूसरा सत्र कौन सा होता है, तो मानसून सत्र होता है। और तीसरा सत्र होता है दोस्तों शीतकालीन सत्र होता है। आइए हम देख लेते हैं कि ये जो बजट सत्र है, मानसून सत्र है, एक कब से कब तक चलता है, तो इसको भी लिख लीजिए संसद के सत्रों की अवधि में। जैसे जो बजट सत्र है ना, इसका जो टाइम चलता है ना, फरवरी से लेकर मई तक, तो फरवरी से मई तक का जो सेशन रहता है, उस सेशन को क्या कहा जाता है, बजट सेशन कहा जाता है, यानी कि बजट सत्र कहा जाता है। पहले हमारे देश में क्या किया जाता था, बजट को 2 फरवरी को प्रस्तुत किया जाता था, लेकिन अब क्या किया जाता है, जब से मोदी जी आए हैं तब से बजट को 1 फरवरी को प्रस्तुत किया जा रहा है। ठीक है, तो ये बातें भी अगर आप ध्यान रखना चाहें तो रख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मानसून सत्र की बात करते हैं, तो मानसून सत्र की बात करते हैं तो जुलाई से सितंबर तक का जो सत्र है वो मानसून सत्र है। और शीतकालीन सत्र की बात करते हैं तो नवंबर से दिसंबर तक, और अभी आप कहाँ बैठे हैं, दिसंबर में ही बैठे हैं। तो अगर आप देखें तो अभी आप शीतकालीन सत्र में हैं। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं, यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, ऐसी चीजों को मत भूलिएगा, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं आप मेरे साथ नोट्स बनाते चलिए। बस देखिए कितना इत्मीनान से मैं पढ़ा रहा हूं। अगर आप बिना वीडियो को पॉज किए भी अगर फटाफट आप लिखते चल रहे हैं ना, तो आपको कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए मैं बहुत इत्मीनान से चल रहा हूं, नहीं तो ये सब सारी चीजें बहुत जल्दी मैं खत्म कर दूं। ठीक है, लेकिन हाँ, मुझे पता है कि जितना इत्मीनान से मैं चलूंगा उतना इत्मीनान से आप चलेंगे और आपको समझ में आ जाएगा। तो इसको तुरंत याद कर लीजिए, क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बनते रहते हैं। एक और बात याद रख लीजिए, 100% यहां से क्वेश्चन तो आ ही जाता है। संसद की बैठक में साल भर में अगर आप देखें तो कम से कम 2 बार बैठक होना जरूरी है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि संसद के 2 सत्रों के बीच में 6 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। 6 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए, यानी कि एक साल बराबर अगर आप देखेंगे तो 2 मीटिंग होना जरूरी है। कितनी मीटिंग, तो 2 मीटिंग, और मीटिंग को अधिवेशन भी कहा जाता है, ठीक है, या बैठक भी कहा जाता है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, एक साल में कम से कम 2 मीटिंग का होना जरूरी है, यानी कि हर मीटिंग में, अगर दोनों मीटिंग के बीच में यदि आप देखें तो 6 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। कितने महीने का ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए, तो कम से कम 6 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। तो एक साल में संसद की, देखे संसद जहां भी मैंने आपको बताया, संसद शब्द का मतलब लोकसभा राज्यसभा की भी बात की जाती है। ठीक है, नहीं तो आप बार बार संसद में कुछ और ही दिमाग लगाते रहे। ठीक, तो संसद की बात करते हैं तो संसद की बैठक में साल भर में, यानी कि साल में कम से कम 2 बार बैठक तो होनी ही चाहिए। और संसद के 2 सत्रों के बीच में, 2 सत्रों मतलब बजट और मानसून या शीतकालीन, इनमें से 2 सत्रों के बीच में 6 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। अर्थात एक साल में 2 मीटिंग होना जरूरी है। वैसे तो हमेशा मीटिंग होती रहनी चाहिए, हमेशा अच्छे से चलते रहना चाहिए। देखिए, जितना ज्यादा एक तरह से बैठक होंगी उतना ज्यादा चर्चाएं होंगी, और उतना ज्यादा जब चर्चाएं होंगी तो उतना ज्यादा कहीं ना कहीं एक तरह से यदि आप देखें तो भारत के विकास की बात की जाएगी, यानी कि अपने देश के डेवलपमेंट की बात की जाएगी। और साथ ही साथ नए कानून बनाएंगे, पुराने कानून में संशोधन करेंगे, क्योंकि अगर बैठक नहीं होती तब भी हमारा बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है। आपको मैं बताऊं, संसद की एक दिन की बैठक में करोड़ों रुपए का खर्च होता है। सिक्योरिटी मामला है, बिजली है, बहुत सारी चीजें हैं, एक दिन का खाना पीना, बहुत सारी चीजें हैं। मान के चलिए करोड़ों रुपए का खर्च होता है। आप कभी इंटरनेट पर चेक करिएगा कि संसद की एक दिन की बैठक में कुल कितने रुपए खर्च होते हैं।
एक बार आप चेक करेंगे तो आपकी हालत खराब हो जाएगी कि अच्छा इतना पैसा खर्च होता है संसद की एक दिन की बैठक में। अगर एक दिन बैठक नहीं होती है, एक दिन एक तरह से चीजें नहीं चलती हैं, तो कितना नुकसान होता है ये भी आप चेक कर लीजिएगा, आपको खुद पता चलेगा अच्छा इतना नुकसान भी होता है। तो एक तरह से अगर आप अपने देश के प्रति आप संवेदनशील हैं तो मेरी बात को आप समझ गए होंगे। चलिए आइए अब हम थोड़ा से 2-4 मिनट वन लाइनर क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ बातें अगर छूट गई हैं जाने अनजाने में तो फिर उसको हम देख लेते हैं, वो चीजें हम कवर कर लेते हैं वन लाइनर के रूप में, ठीक है। तो आइए अब देख लेते हैं। देखिए राज्यसभा की पहली बार कब गठित की गई थी, यानी कि राज्यसभा को पहली बार कब गठन किया गया था, तो 3 अप्रैल 1952 को हमने लिखाया हुआ है, आपने लिखा नहीं लिखा तो लिख लीजिए। और राज्यसभा की जो पहली बैठक हुई थी वो 13 मई 1952। अगर गठन पूछा जाता है तो 3 अप्रैल 1952 आप बताएंगे, अगर बैठक पूछी जाती है तो 13 मई 1952 बताएंगे। और इसे क्या कहा जाता है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहा जाता है, किसे, राज्यसभा को। और इसी का हिंदी नाम क्या है, राज्यसभा है। तो राज्यसभा का अंग्रेजी नेम क्या है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स है दोस्तों। तो काउंसिल ऑफ स्टेट्स अंग्रेजी में इसे कहा जाता है और हिंदी में इसे राज्यसभा कहा जाता है, ठीक। अब नेक्स्ट बात करते हैं। 23 अगस्त 1954 को राज्यसभा के सभापति ने सभा में एक घोषणा की कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स को अब राज्यसभा कहा जाएगा। तो छोड़ दीजिए, बार बार मत लिखिए। राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, यानी कि डॉक्टर एस सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात करते हैं। ये बातें हमने पहले ही लिखा था कि जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति होंगे वही राज्यसभा के पहले सभापति होंगे। तो ये बातें भी हमने लिख लिया हुआ है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, राज्यसभा के पहले उपसभापति कौन थे। हाँ, ये वाला पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, लिख लीजिए। राज्यसभा के पहले उपसभापति कौन थे, तो श्री एस वी कृष्ण राव, ठीक है, लिख लीजिए कि राज्यसभा के पहले उपसभापति कौन थे। तो राज्यसभा के पहले उपसभापति थे श्री एस वी कृष्ण राव। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के कौन कौन से सभापति लगातार 2 कार्यकाल तक इन्होंने 2 कार्यकाल को पूरा किया हुआ है, ठीक है। तो ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, जान लीजिए। एक तो डॉक्टर एस सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात करते हैं, ये पहले राज्यसभा के सभापति थे जिन्होंने 2 बार कार्यकाल को पूरा किया था, ठीक है, याद रख लीजिए ऐसे ही। दूसरी बात है कि मोहम्मद हामिद अंसारी की बात करते हैं, तो इन्होंने भी 2 कार्यकाल तक रहे हैं, इनका भी आप ध्यान रखना चाहें तो रख सकते हैं, ठीक है। तो नहीं तो आप चाहे तो एक हेडिंग डाल लीजिए, लिख लीजिए, छोटा सा ही पॉइंट है कि दो बार कार्यकाल इन लोगों ने पूरा किया लगभग। तो डॉक्टर एस सर्वपल्ली राधाकृष्णन और मोहम्मद अंसारी, ठीक है, मोहम्मद हामिद अंसारी, इन दोनों लोग का नेम लिख लीजिए। कई बार क्या होता है, छोटी मोटी बातें को जिन्हें आप इग्नोर कर देते हैं वही क्वेश्चन बन जाते हैं ना। कई बार क्या होता है, जिन्हें हम इग्नोर कर देते हैं वही क्वेश्चन बन जाते हैं और वो हमारे लिए परेशानी पैदा कर देते हैं, एक आध नंबर हमसे छुड़वा देते हैं। तो लिख लीजिए, जो राज्यसभा के सभापति के रूप में या उपराष्ट्रपति के रूप में जिन लोगों ने 2 बार कार्यकाल को पूरा किया हुआ है, एक तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही है और दूसरे हैं मोहम्मद हामिद अंसारी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। वर्तमान में संघ राज्य क्षेत्रों में कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं। संघ राज्य क्षेत्रों का मतलब हो जाता है कि अगर आप देखें तो केंद्र शासित प्रदेश की बात मैं कर रहा हूं कि केंद्र शासित प्रदेशों से कितने सदस्यों को चुना जाता है। तो संघ राज्य क्षेत्रों से कुल 8 सदस्यों को निर्वाचित किया जाता है। 3 दिल्ली से होते हैं, 1 पांडिचेरी से होते हैं और 4 जम्मू कश्मीर से होते हैं, ठीक है। तो ऐसे लिख लीजिए कि केंद्र शासित प्रदेशों में यदि आप देखें तो राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, दिल्ली में 3 है, पांडिचेरी में 1 है, जम्मू कश्मीर में 4 है। बस टोटल मिलाकर अगर आप देखें तो 8 सदस्य हो जाते हैं, 4 3 7 1 8। और बाकी जो राज्य है, बाकी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनका राज्यसभा में कोई प्रतिनिधि नहीं है, मतलब उनका कोई प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है या उन्हें किसी भी तरह के कोई प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है। अच्छा, ये बातें लिख लीजिएगा कि दिल्ली, पांडिचेरी, जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो इन्हीं राज्यों को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व दिया गया है। बाकी जो 8 राज्य हैं केंद्र शासित प्रदेश ना, उन्हें प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है राज्यसभा में। आपके मन में एक बातें चल रही होगी
कि सर आप हमें ये बता दीजिए कि 8 केंद्र शासित प्रदेश आखिर है कौन। चलिए मैं आपको जल्दी से बता देता हूं, ज्यादा नहीं, बस 1 मिनट से भी कम समय लूंगा। सबसे पहली बात करते हैं लद्दाख की बात करते हैं, ठीक है, मैं एक एक पॉइंट लिख रहा हूं, आप अपना लिख लेना। दूसरी बात कर लेते हैं तो जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं, दूसरा केंद्र शासित प्रदेश हमारा ए है। तीसरी बात करते हैं तो चंडीगढ़ की बात करते हैं, तो चंडीगढ़ आप लिख लीजिएगा। चौथी बात करते हैं न्यू दिल्ली की बात करते हैं, जो कि भारत की ही राजधानी है, तो ये भी केंद्र शासित प्रदेश है। फिर पांचवी बात कर लेते हैं तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह लिख लीजिएगा। और छठी बात करते हैं तो पांडिचेरी की बात करते हैं, तो पांडिचेरी की बात करते हैं, तो पांडिचेरी की बात करते हैं, तो ये भी केंद्र शासित प्रदेश है। और फिर उसके बाद बात कर लेते हैं लक्षद्वीप की बात कर लेते हैं, सातवीं की बात करते हैं लक्षद्वीप, लक्षद्वीप की बात करते हैं तो ये भी केंद्र शासित प्रदेश है। आठवीं बात करते हैं तो दादर नगर हवेली और दमन एंड दीव की बात करते हैं तो ये भी हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये 8 केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें से 3 ऐसे राज्य हैं जिन्हें राज्यसभा में प्रतिनिधित्व दिया गया है। एक तो हमारी स्वयं दिल्ली है, ठीक है, एक तो दिल्ली की बात करते हैं, दूसरा जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं, और तीसरा यदि आप देखें तो पांडिचेरी को। तो ये 3 राज्यों को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व दिया गया, बाकी राज्यों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। किसे नहीं दिया गया है इनको छोड़ दीजिए, मैं बता देता हूं। एक तो लद्दाख को नहीं दिया गया है, फिर किसे नहीं दिया गया है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को नहीं दिया गया है, फिर किसे नहीं दिया गया है, तो चंडीगढ़ को भी नहीं दिया गया है, और लक्षद्वीप को भी नहीं दिया गया है, और दादर नगर हवेली को भी नहीं दिया गया है। तो ये याद कर लीजिए किन्हें दिया गया है तो किन्हें नहीं दिया गया, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। तो मैप के अनुसार मैंने बताया हुआ है, बिल्कुल सीक्वेंस वाइज। 4 ऊपर केंद्र शासित प्रदेश है भारत की मैप में, आप देखेंगे 2 इधर है, एक अंडमान निकोबार और दूसरा है पांडिचेरी, 2 इधर है, एक लक्षद्वीप, दूसरा ऊपर दादर नगर हवेली दमन एंड दीव, ठीक है। वो मैं जब ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तब वहां समझाऊंगा, अब यहां पर मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं। राज्यसभा को स्थायी निकाय क्यों कहा गया है, क्योंकि राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती है, क्योंकि राष्ट्रपति के पास ये पावर नहीं है, या कह सकते हैं कि एक स्थायी सदन होने के कारण ये कभी भी एक तरह से विघटित नहीं हो सकते, इसलिए स्थायी सदन कहा गया है। तो 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में क्या होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं। पहले ही हमने लिखा है तो लिखने की आवश्यकता है नहीं दोस्तों, ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो सदस्यों का कार्यकाल यानी कि एक सदस्य का जो निर्वाचित होता है उसका कार्यकाल होता है दोस्तों 6 वर्ष का होता है। परंतु मध्य अवधि में चुनाव निर्वाचित सदस्य सिर्फ शेष अवधि के लिए ही सेवारत रहता है, वो सब छोड़ दीजिए। राज्यसभा की बैठक करने के लिए गणपूर्ति होना आवश्यक है। एक और बातें बता देता हूं, राज्यसभा में देखें, लोकसभा की गणपूर्ति के लिए मैंने बताया था कि 1/10 का मतलब टोटल 55 सदस्य होने चाहिए गणपूर्ति के लिए, और राज्यसभा में कितने सदस्य होने चाहिए, तो राज्यसभा में अगर आप देखें तो 1/10 यानी कि 25 सदस्य होने चाहिए, ठीक है। तो ये बातें ध्यान रखिएगा कि गणपूर्ति के लिए क्या होता है कि राज्यसभा में 25 सदस्य होने चाहिए और लोकसभा में कम से कम 55 सदस्य होने चाहिए। ये बातें याद कर लीजिए क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो 1/10 हो सकता है, वहां आप निकालें तो गलत ही निकाल के आ जाए, और फिर वहां आप आए यहाँ आए तो आप कहे सर ने आपने बताया नहीं था, तो हमारा क्वेश्चन सही हो जाता है। तो राज्यसभा सर लोकसभा में गणपूर्ति के लिए कितने सदस्य होना जरूरी है, तो 55 सदस्य रहेंगे तभी लोकसभा रनिंग करेगी, यानी कि रन करेगी, और राज्यसभा तब रन करेगी जब 1/10 का मतलब हो जाता है 25 सदस्य होंगे, तभी राज्यसभा आगे बढ़ेगी यानी चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी, ठीक है। तो दोस्तों अब हम अगली क्लास में जानेंगे विधानमंडल के बारे में। देखिए अगर आप देखें तो अभी हमने जो आपको क्लासेस प्रोवाइड कराई है दोस्तों, अगर आप देखें तो हमने आपको लोकसभा के बारे में यानी हमने आपको बताया हुआ है। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो हमने कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, लोकसभा, ठीक है, और संसद के बारे में जो भी महत्वपूर्ण बातें थी वो हमने बता दिया। फिर उसके बाद हमने राज्यसभा के बारे में बताया, राज्यसभा में भी जितनी महत्वपूर्ण बातें थी वो भी हमने आपको बता दिया, और जो संसद की कुछ अन्य बातें छूटी हुई थी, ठीक है, तो उसको हमने जो कुछ चीजें तो हमने लोकसभा में कवर कर दिया था, कुछ चीजें जो बची थी उसको हमने राज्यसभा में कवर कर दिया कि संसद से रिलेटेड जितनी चीजें हैं, क्योंकि संसद के ही 3 अभिन्न अंग हैं, एक तो लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, तीसरा राष्ट्रपति होता है दोस्तों। अच्छा यहाँ पर एक और बात ध्यान रखिएगा,
अब मैंने आपको लोकसभा पढ़ा दिया ना और राज्यसभा पढ़ा दिया ना, अब मैं आपको विधानमंडल में विधान परिषद, सॉरी हाँ, विधानसभा और विधान परिषद पढ़ा दूंगा। जब ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी ना, तब मैं आपको पढ़ाऊंगा राष्ट्रपति और राज्यपाल को एक दिन पढ़ा दूंगा। फिर उसके बाद मैं आपको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को एक दिन पढ़ा दूंगा। फिर एक दिन मैं आपको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एडवोकेट ऑफ द स्टेट या जनरल की बात करते हैं, उसको मैं आपको पढ़ा दूंगा। फिर उसके बाद क्या होगा, आपका दो क्लास बचेंगी, एक दिन डीपीएसपी हो जाएगा, एक दिन फंडामेंटल राइट्स हो जाएगा, और उसी दिन आप देखेंगे तो लगभग जो भारत के संवैधानिक विकास है वो सारी बातें मैं एक ही दिन बता के छुट्टी ले लूंगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि बहुत कम समय में पॉलिटी मैं कंप्लीट करके दे दूंगा। फिर उसके बाद एमसीक्यू वाली क्लास में चालू कर दूंगा, आप हमारे साथ एमसीक्यू भी करते चलिए, और साथ ही साथ मैं फिर हिस्ट्री पढ़ाऊंगा। हिस्ट्री को भी मैं ज्यादा नहीं 5-6 क्लास में कवर कर दूंगा, और उसके बाद ज्योग्राफी, फिर इसी तरह 5-7 क्लास में, फिर पॉलिटी हो ही जा रही है, इकोनॉमी 3-4 क्लास में, और हर एक क्लास को 3-3 4-4 क्लास में मैं आपको पूरा प्रोवाइड करा के, और साथ ही साथ मैं एमसीक्यू भी आपको लेकर चलता रहूंगा, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से होती रहे। और जब बचेगा आपके पास 10 दिन या 12 दिन बचेगा, तो आपको मैं करंट अफेयर्स पूरे 1 से 1.5 साल का करवा दूंगा। फिर उसके बाद आप पेपर दीजिए, एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। लेकिन सपोर्ट करना मत भूलिएगा। अगर आपका सपोर्ट अच्छे से बना रहा तो मैं दावा करता हूं कि आपके प्रश्न मैं गलत होने नहीं दूंगा। पूरी शिद्दत और मेहनत के साथ मैं आपको सारी चीजें पढ़ाऊंगा। आज के लिए बस इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू।